अब अगला है हमारा एमआरआई। इसमें भी हम सेक्शंस हम बॉडी के बना पाते हैं, जैसा सीटी में हम देख पाते हैं। लेकिन इसमें और सीटी में फ़र्क कैसे पता चलता है? सीटी में बोन्स चमक रही होती हैं, एमआरआई में बोन्स नहीं चमक रही होती। एमआरआई में अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्ट्रेंथ हम दें रेडियो वेव्स की, तो उससे डिफरेंट चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर कर पाते हैं। जैसे कुछों में फ्लूइड ब्राइट हो जाएगा, कुछों में फैट ब्राइट हो जाएगा, कुछों में ब्लड ब्राइट होगा, कुछों में वैसे कंट्रास्ट की वजह से ब्राइट होगा। उसमें बोन ब्राइट नहीं होती। सीटी में बोन वैसे ही ब्राइट होती है, क्योंकि सीटी एक्सरे, और एक्सरे में बोन कैसे दिखती है? ब्राइट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर लेती है एक्सरेज को। एमआरआई इज़ डिफरेंट। सबसे पहले हम एमआरआई में बात करते हैं। एमआरआई होता क्या है? ये सॉफ्ट टिश्यू की इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फोकस ही सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू होता है। इसका कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस की वजह से जो इमेजिंग होती है, उससे हम स्टडी करते हैं। इसमें 3 फोर्सेस का इंटरेक्शन हम स्टडी करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसमें जो 3 फोर्सेस है ना, उनका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से एमआरआई बनता है। एक होता है रेडियो वेव्स, एक होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई। यहाँ एटॉमिक न्यूक्लियाई से मुराद कोई बाहर के न्यूक्लियाई नहीं है, हमारे अपने न्यूक्लियाई। हमारे हर सेल में प्रोटॉन्स ज़रूर होते हैं, तो इसमें उन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की बात की जा रही है, जिनका अपना चार्ज होता है और अपनी स्पिन होती है। हमें फिजिक्स में पढ़ा हुआ था कि ये प्रोटॉन्स की अपनी एक स्पिन होती है, स्पिन कर रहे होते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में। वो स्पिन ही है जो कि इसमें एमआरआई में असल फंक्शन कर रही है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 फोर्सेज हैं, जिनमें एक तो हमारी अपनी एटॉमिक न्यूक्लिया है, बाहर से हम 2 देते हैं, एक रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 फोर्सेज अप्लाई करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ एक्सरे कोई नहीं है, यहाँ कोई रेडिएशंस नहीं दे रहे, ये रेडियो वेव्स हैं, रेडिएशंस नहीं है। सबसे पहले ये हमारा अपना न्यूक्लिया है, हमारा अपना एक नॉर्मल ऑर्गन है जिसमें न्यूक्लिया है जो अपने हिसाब से स्पिन कर रहा है। हम सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो एक होता है प्रोसेस, जिसे कहते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन ये है कि वो फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वो प्रोटॉन फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन हो जाता है, उसकी स्पिन उस मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर जाती है। अब वो हो गया उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन, मैग्नेटिक फील्ड तरफ है तो प्रोटॉन की स्पिन भी उसके साथ अलाइन हो गई, प्रोसेशन हो गई। अब उस अलाइंड प्रोटॉन के ऊपर अगर हम एक खास पल्स और फ्रीक्वेंसी, एक खास स्ट्रेंथ की हम रेडियो वेव्स दें उसी मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड उस प्रोटॉन पे, तो हम उसकी अलाइंड खराब कर देते हैं, अलाइनमेंट वो डिस्प्लेस हो जाती है, उसकी अलाइनमेंट हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब वो डिस्टर्बेंस हो रही है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, लेकिन अब हम डिस्टर्ब करने के बाद अब हम कुछ टाइम के बाद रेडियो वेव्स बंद कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहीं की वहीं पड़ी है। अब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोशिश करते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से दोबारा रीअलाइन करने के लिए, जिसे रिलैक्सेशन कह रहे हैं। जब वो रीअलाइन करते हैं ना, तो फिर वो एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स रिलीज कर देते हैं। पेशेंट की बॉडी के 360 डिग्री चारों तरफ कॉइल्स पड़ी हुई हैं। ये पेशेंट है, उसके चारों तरफ कॉइल्स पड़ी हुई, वो इन रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को हर डायरेक्शन से अब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर उसकी एक इमेज कंप्यूटर बना देता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर वो कॉइल्स उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं, कंप्यूटर तक जाते हैं और कंप्यूटर एक 3D इमेज बना देते हैं। अब ये कैसे दिखता है? ये एक एमआरआई मशीन है। पेशेंट इस बेड पे लेटेगा और इस मशीन के अंदर जाएगा, चारों हर तरफ कॉइल पड़ी हुई है, यहीं से हम रेडियो वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स रिलीज होते हैं वो यही चारों हर तरफ जो कॉइल्स पड़ी हुई हैं इस मशीन के अंदर वो अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब कैसे पता चलता है कि ये सॉफ्ट टिश्यूज आपस में डिफरेंट है, मतलब कि हम सॉफ्ट टिश्यूज को आपस में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं? मैग्नेट हमें पता है कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज के लिए स्पेसिफिक है, उसका अगर हमने सॉफ्ट टिश्यूज के लिए कोई इमेजिंग खास करनी हो तो हम एमआरआई प्रेफर करते हैं हमेशा। तो भी ये टिश्यूज के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर कैसे रही है? हर टिश्यू का जो न्यूक्लिया है ना, उसका डिफरेंट मैनर ऑफ रिलैक्सेशन और डिफरेंट रेट ऑफ रिलैक्सेशन है। उनकी डिफरेंट रेट ऑफ रिलैक्सेशन से डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसीज बनेंगी, हर एक की अपनी होगी, हर न्यूक्लियाई की अपनी होगी। और जब हर एक न्यूक्लियाई अपने आप को बता रहा है कि मैं अलहदा हूं, तो फिर वो डिफ्रेंशिएट करने में आसान कर देगा कि ये फ्लूइड है, ये फैट है, ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन की कौन सी लेयर है, ये पैथोलॉजी है या ये एनाटमी है, ये कोई कैंसर है। हर एक अपने आप को अलहदा बताएगा उसके, क्योंकि उसका न्यूक्लियाई बाकी न्यूक्लियाई से डिफरेंट है, हर एक न्यूक्लियाई दूसरे से डिफरेंट बता रहा है, हर एक का रेट ऑफ रिलैक्सेशन डिफरेंट है। ये है एमआरआई का खास।
सीटी स्कैन और एक्सरे में हम उनकी अब्जॉर्प्शन का देख रहे थे डिफरेंस कि कौन कितना डेंस है। इसमें हम हर एक का रेट ऑफ रिलैक्सेशन देखते हैं कि कौन कब रिलैक्स करता है, किस रेट पे करता है, किस तरह करता है। अब एमआरआई में हम अभी बात कर रहे थे कि सीटी स्कैन से डिफरेंट है क्योंकि ये बोन्स को ब्राइट नहीं दिखाता है, इसको इंटरेस्ट नहीं बोन्स में। तो ये इसको इंटरेस्ट किस में, हमें कैसे पता चलता है कि ये एमआरआई इस टाइम किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन से ऑर्गन को इस टाइम प्रेफर करे, कौन सी चीज़ को प्रेफर करे, कौन सी चीज़ इस टाइम ज़्यादा ब्राइट क्यों दिख रही है। एक ही एमआरआई, एक ही चीज़ का हम एमआरआई अलग अलग तरह का कराएं तो कुछ हमें फैट हमें ज़्यादा चमकता नजर आएगा, कुछ हमें वाटर, कुछ हमें फ्लूइड, कुछ हमें ब्लड, कुछ हमें ऑर्गन। क्यों? हमने जो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं उसके बाद हम जो ये रेडियो वेव्स दे रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन वेरी करे। अगर हम एक डिफरेंट स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन का देंगे तो एक डिफरेंट एमआरआई बनेगा। इस तरह ढेर सारे हमारे पास वेराइटीज आ जाती है एमआरआई की, जिसमें से दो हम बात करते हैं। एक है T2 और T1। जो T1 वाली है वो फैट के लिए, वो फैट वेटेड इमेज होती है, उसमें फैट को हम ब्राइट करते हैं, यानी उसमें हम उस स्ट्रेंथ के रेडियो पल्सेस देंगे जो कि फैट को ब्राइट करे। T2 वेटेड एमआरआई जो है ना वो वाटर वेटेड इमेज है, यानी उसमें लिक्विड को हम ब्राइट कर रहे हैं, उसमें उस पल्स के रेडियो वेव्स देंगे जो कि फ्लूइड को ब्राइट करते। जो फैट वेटेड एमआरआई होता है उससे हम एनाटमी को अच्छा सा अलाइन कर सकते हैं, उससे अच्छा एनाटमी को डिलीनिएट कर सकते हैं, एनाटमी वाजे हो जाती है, एनाटमी ज़्यादा साफ नज़र आती है। और जो वाटर वेटेड एमआरआई होता है यानी T2 वेटेड, वो पैथोलॉजी ज़्यादा साफ दिखाता है। अब हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस की बात करते हैं। हमने एमआरआई में देखा कि हम कोई एक्सरेज नहीं दे रहे, इसमें रेडिएशन नहीं होती। अब वो इसमें कौन सा हम बाहर से रेडिएशंस दे रहे हैं, बाहर से एक्सरेज दे रहे हैं कि बाहर कोई आर्टिफैक्ट पड़ा हो जैसे एयर या बोन या कोई भी चीज़ जो उसको उसका व्यू ख़राब कर सके। अंदर से ऑर्गन खुद अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसीज बाहर की तरफ भेज रहा है जिसको हम कैच कर रहे हैं। इसीलिए बोन या एयर की वजह से ऑब्स्कर्नी हो जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड क्यों बेकार हो जाता है, क्योंकि एयर और बोन ये दो चीज़ें जो अल्ट्रासाउंड को वैसे ही ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, अल्ट्रासाउंड आगे जा ही नहीं पाता। इसमें ऐसे कोई ऑब्स्करेशन नहीं। इससे हम मल्टी सेक्शनल व्यू देखते हैं, हमें अब एक सेक्शन की तरह ये नज़र आती है, इसलिए तो सिटी से डिफ्रेंशिएट करने में मसला हो जाता है। इसमें हाई इंट्रिंसिक कंट्रास्ट है, साफ कंट्रास्ट नज़र आता है। इससे हम डिजीज़ की एक्सटेंशन और स्पेसिफिसिटी ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट उसमें नज़र आती है, क्योंकि हर न्यूक्लियाई का अपना रेट ऑफ रिलैक्सेशन है। कुछ डिजीज तो अर्ली डायग्नोज हो जाती हैं सिम्टम्स से भी पहले। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स बहुत क्लियर और एक्यूरेट दिखाते हैं, इसलिए तो सॉफ्ट टिश्यूज के लिए सिर्फ एमआरआई करते हैं। एमआरआई में अगर हमने कोई कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ किया हो तो उसका नाम है गैडोलिनियम कंट्रास्ट, और इसको हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट जो एक्सरेज और सीटी में यूज़ करते हैं उससे प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एलर्जी के चांसेस बहुत कम है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जिस तरह सीटी एंजियोग्राफी को हम एक्सरेज पे प्रेफर करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एमआरआई को भी एक्सरेज पे प्रेफर करते हैं, एक्सरे एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी पे। इससे हम हार्ट और सीवीएस की इमेजिंग ज़्यादा अच्छी करेंगे। एमआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, ये बिलियरी ट्री की इमेजिंग के लिए की जाती है। एमआरआई से हम रेक्टल या गायनेकोलॉजिकल कैंसर की स्टेजिंग कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं? ये एक्सपेंसिव है, महंगी, बहुत महंगी। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब मोशन ब्लर से मुराद ये नहीं कि पेशेंट हिलता है, मोशन ब्लर से मुराद है कि इसमें इमेजिंग में ब्लर क्यों आएगा। अब हमारा हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स सांस ले रहे हैं, बाउल खुद मूव कर रहे हैं, इसको तो पेशेंट नहीं रोक सकता, लेकिन इनकी मूवमेंट से एमआरआई में ब्लरिंग हो जाती है। कोई भी मेटालिक इम्प्लांट एमआरआई मशीन के अंदर नहीं लेके जाते, चाहे वो हार्ट के अंदर इम्प्लांट, अंदर बाहर से कोई बंदे ने अपने अंदर इम्प्लांट क्यों ना कराया हो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई में यूज़ होती है। तो वो मैग्नेट इन मेटालिक इम्प्लांट्स के साथ रिएक्ट करेगा। तो किसी के अंदर हार्ट वॉल्स हों या फिर उसने एन्यूरिज्म क्लिप्स लगवाई हों या कोक्लियर इम्प्लांट्स हों, ऐसे लोग एमआरआई नहीं करा सकते। आपने देखा है कि एमआरआई एक ट्यूब की तरह है जिसके अंदर जब बंदा लेटता है उसे उस ट्यूब के अंदर डालते हैं, तो क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है बंदे को, मतलब कि तंग जगहों से जिनको डर लगता है उनका डर बढ़ सकता है, और जिनको नहीं भी लगता उनको भी डर लग सकता है, कब्र की तरह जो लगता है ये।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इसे अवॉइड किया जाता है अक्सर। बस यही था हमारा।